अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत परवीन मैं उर्दू मारवाड़ी कॉलेज से मैं आज बीए सेमेस्टर 2 का क्लास लेने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चांद तारों का बन। हम लोग देखेंगे मखदूम मोइनुद्दीन की नज़्म चांद तारों का बन। चांद तारों का बन ये एक इनकलाबी नज़्म है और रुमानी भी। मखदूम मोइनुद्दीन की ये खूबी है कि वो इनकलाब की बातें भी कुछ इस अंदाज से करते हैं जैसे वो महबूब की बातें कर रहे हों। उन्होंने अपनी नज़्मों में रोमांस व इनकलाब को कुछ इस तरह से मिला दिया है कि पढ़ते हुए ये महसूस ही नहीं होता है कि वो महबूब की बातें कर रहे हैं या इनकलाब की। देखिए उनका ये बंद, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शमा सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। मोम की खूबी ये है कि वो खुद जलती है मगर दूसरों को रोशनी देती है और आसपास भी रोशन होता है। शायर कहता है कि हम शहीदों के तन बदन भी मोम की तरह जल रहे थे। हम खुद तो शहीद हो जाएंगे मगर मुल्क को आज़ादी से ज़रूर हम किनार करेंगे ताकि मेरे बाद आने वाले लोग अपने मुल्क में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आज़ादी की सुबह का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अपने वतन व मुल्क में जिस सुबह का इंतज़ार हो रहा था और जिसमें आज़ादी की शम्मा रोशन होने वाली थी वह समा रात भर झिलमिलाती रही। जैसे कि शायर ने कहा, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन और आसमान पर फैले चांद तारों का जंगल सुबह के इंतज़ार में जगमगाता रहा कि अब सुबह होगी, अब मुल्क आज़ाद होगा, अब लोग आज़ादी से रहेंगे। इस इंतज़ार में एक तसंगी थी, बेचैनी थी, मगर लोग सरसार थे। अपनी अपनी सांस रोके आंखों में इंतज़ार के लम्हात को बसाए सुबह आज़ादी के इंतज़ार में थे। लेकिन जब सुबह हुई तो वो सुबह तो नहीं आई जिसका इंतज़ार था, बल्कि वो लम्हे तकलीफ दे कांटे बन गए। शायर के ये अल्फाज देखिए, सुबह दम एक दीवार गम हो बन गए। ऐसा कैसे हो गया? वो आज़ादी की सुबह क्यों नमूदार नहीं हुई? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बात तो करते थे अमन व अमान की, भाईचारगी की, मगर उनके अंदर साजिश थी, मकर थी, चालबाजी थी, अय्यारी व मक्कारी थी, जिसको शायर ने इस तरह कहा है कि उनकी सांसों में अफगी की फुनकार थी। अफगी कहते हैं सांप को, यानी उनकी बातों में सांप की सी फुनकार थी। सारी कुर्बानियों आज़ादियों की ख्वाहिशों को दबा देना चाहते थे। उनके सीनों में से नफ़रत व दावत का काला धुआं उठ रहा था। नतीजा ये हुआ कि एक कमीगाह यानी छुप कर बैठने की जगह से आज़ादी के मतवालों पर तरह तरह के रकीक इल्ज़ामात लगाए गए। मुल्क का गद्दार कहा गया, जेलों में डाल दिया गया। सुबह का नूर जो नमूदार होने वाला था उसको ख़त्म कर दिया गया, मिटा दिया गया। यहाँ से आखिर तक ये नज़्म एक नया मोड़ लेती है। शायर कहता है कि साथियों, घबराना नहीं है बल्कि हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि आगे वही मंजिल है जिसको हम पाना चाहते हैं, आज़ादी की मंजिल। लेकिन वो मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि मंजिल प्यार की मंजिलदार की होती है। प्यार की मंजिलें तो फांसी के तहत तख्ते से होकर गुजरती है। कोई महबूब शय बग़ैर कुर्बानियों के हासिल नहीं होती है। कोई दिलदार की मंजिलें दोस्त पर अपनी अपनी सलीबें उठाए चलो। इस आखिरी बंद में शायर ने मसीही मजहबी अक़ीदे से एक मिसाल पेश की है। कहा जाता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाए जाने से कबल उनको 39 या 40 कोड़े लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनके जिस्म से काफ़ी खून खारिज हो गया था और वो लागर कमज़ोर हो गए थे। कोड़े मारे जाने के बाद अमूमी तौर पर मुल्ज़िम को खुद अपनी सलीब उठाकर उस जगह ले जाना होता है जहाँ उसे सलीब दी जानी होती थी। इस सलीब का वज़न तकरीबन 100 पाउंड होता था। हज़रत मसीह के बारे में कहा गया है कि वो अपनी सलीब तकरीबन 2 फीट बॉल ग्राउंड के फासले तक उठा ले गए। इसी मजहबी अक़ीदे से शायर ने लफ्ज़ सलीब को अख़ज़ किया है। इससे मुराद है कि तकलीफ़, मशक्क़त, यानी एक तो आज़ादी की लड़ाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना लंबा इंतज़ार हो, लेकिन क्या हुआ? हम तो आज़ादी के सलीब पर मसलूब कर दिए जाएंगे और आखिर में मेरी जान चली जाएगी। लेकिन जिस तरह हज़रत मसीह अपनी कुर्बानी पेश करके फरामोश नहीं किए गए, बल्कि उनकी याद में दुआएं की जाती है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है और वो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे।
اس طرح ہم بھی آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کریں گے وہ فراموش نہیں کی جا سکے گی، لوگ یاد رکھیں گے۔ اس نظم کو جب ہم ایک نظر میں پڑھتے ہیں تو ہم اس نظم کے عاشق ہو جاتے ہیں، اس کی موسیقیت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو غنائیت ہے، موسیقیت ہے اور نغمگی ہے وہ متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی ہے۔ اس میں ثواب و انقلاب ایسی آمیزش دکھائی دیتی ہے کہ پڑھنے والا اس میں محو ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، مثلاً مدہوشیاں باغپن، مستیاں پیاسی آنکھیں، سوئے منزل چلو منزل پیار کی، کوئی دلدار کی منزلیں، کہ ایک نظر میں کوئی عشق و محبت کی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے انقلاب و آزادی کی روح نکل کر باہر آنے لگتی ہے۔ اور یہی مخدوم صاحب کی نظموں کا امتیازی پہلو ہے کہ غم ذات اور غم دوا یا غم عشق اور غم کائنات ایک دوسرے کے ساتھ پہلو پہ پہلو چلتے دکھائی پڑتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا چاند تاروں کا بن کا خلاصہ۔ ہم لوگ اگلے کلاس میں کسی اور ٹاپک پر بحث کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔